नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 जो 8th क्लास की ओल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी। तो उसका चैप्टर नंबर 9 जो है वो किससे संबंधित है? जापान। तो इसमें हम जापान देश के बारे में जानेंगे हम। और जापान को जो है सूर्योदय का देश भी बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में सबसे पहले कुछ परिभाषाएं दे रखी होती हैं। यहाँ पे दे रखा है भूकंप क्या होता है। तो देखिए भूकंप क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी के कारण या फिर कोई अन्य शक्तियों के प्रभाव से होने वाली हलचल से धरातल का कंपन, यही क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाता है। ठीक है। फिर चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? चैप्टर में बताया गया है कि जो जापान देश है, जापान के निवासी अपने देश को क्या बोलते हैं? निप्पन भी बोलते हैं। ठीक है, निप्पन भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्योदय का देश होता है। जापान को द्वीपों का देश भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कम से कम जो है 3900 द्वीप क्या है? सम्मिलित हैं। इनमें केवल 4 बड़े आकार के मुख्य द्वीप हैं। तो वैसे तो जापान में जो है लगभग 3900 द्वीप को शामिल किया जाता है, लेकिन जो मुख्य बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? वो केवल 4 द्वीप हैं। ठीक है। आकार के अनुसार ये द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप हो गया। दूसरा है होकाइडो है। होकाइडो द्वीप जो है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है उसके आकार में, और क्यूशु आता है थर्ड नंबर पे, और चौथा कौन सा है? शिकोकू। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका? शिकोकू। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? होन्शु। तो इसको हम अभी आपको चित्र में भी दिखा देंगे एक बार। ठीक है। फिर जापान जो है देश एक द्वीप समूह है जो एशिया की मुख्य भूमि के कुछ दूरी पर जो है 3000 किलोमीटर लंबा धनुष के आकार में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि धनुषाकार में, यानी पूरा ऐसा फैलाव है जो वो किस आकार में है? एक चाप, यानी धनुष के आकार में है वो। जापान द्वीप समूह जो है किन उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है, यह ज्ञात करो। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें याद करना नहीं जरूरत है कि कौन सा अक्षांश में फैला हुआ है। हालांकि अक्षांश पता होने से हमें उसके जलवायु का पता चलता है। ठीक है। फिर जापान एक छोटा सा पर्वतीय देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ही अधिक है, किंतु प्राकृतिक संसाधन बहुत ही सीमित हैं। तो यहाँ की खास बात क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन प्राकृतिक संसाधन कम है। यहाँ के जो निवासी हैं वो बड़े परिश्रमी हैं। यहाँ के लोग यानी बहुत ही हार्ड वर्कर हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से जो है अपने देश को संसार का एक समृद्ध देश बना दिया है। तो इनके अंदर एक खास बात है कि बहुत ही परिश्रमी हैं, देश के लिए जी जान से काम करते हैं, और इसलिए जो है इनका एक देश क्या है? अपने अथक प्रयासों से जो है समृद्ध देश में जो है बदल दिया है। अब हम देख लेते हैं भूमि और जलवायु को देखेंगे यहाँ पर हम। तो संपूर्ण जापान जो है द्वीप समूह में पर्वत जो है वो रीढ़ की हड्डी की भांति क्या फैले हुए हैं। यहाँ केवल कुछ ही छोटे छोटे मैदान है, यानी कि हर जगह पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानों की संख्या जो है, यानी कि मैदान बहुत ही कम मात्रा में है। होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर, तो होन्शु द्वीप अभी आपको दिखाएंगे हम, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। अभी हमने देखा था कि होन्शु द्वीप जो है क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। उसके पूर्वी तट पर स्थित क्वांतो मैदान, तो यहाँ का नाम है, मैदान का नाम है, क्या नाम है? क्वांतो मैदान, जो कि जापान का सबसे प्रमुख मैदान है। ठीक है। अभी हम आपको चित्र में दिखाएंगे भी इसको। इस मैदान में स्थित टोक्यो और योकोहामा नगरों की स्थिति ज्ञात करो। उसने बोला है कि क्वांतो मैदान में ही टोक्यो जो कि राजधानी है, और योकोहामा यहाँ का एक प्रमुख नगर है, वो क्वांतो मैदान में ही क्या है? बसे हुए हैं। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं एक बार मैप में। तो मैप में हम इसको पहले छोटा करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको एक बार में पूरा अच्छे से दिखाई दे जाए। अब देखिए ये रहा मैप आपका। ठीक है। यहाँ पे आप सबसे देखेंगे, सब ये क्या हुआ? उत्तरी दिशा होगी, उत्तर है ये, और इधर नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा। अब देखेंगे सबसे उत्तर में आपको कौन सा मिलेगा? होकाइडो। ठीक है। तो सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है? होकाइडो है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका? ये जो बड़ा सा द्वीप दिख रहा है वो क्या है? ये होन्शु है। तो ये क्या हो गया? होन्शु द्वीप सबसे बड़ा जो कि जापान का द्वीप है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिखाई देगा क्या? शिकोकू। ठीक है। और उसके बाद दिखाई देगा आपको सबसे दक्षिण में दिखाई देगा क्यूशु। तो इससे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपको दे दिए जाए सारे ऑप्शन, एक होकाइडो दे दिया जाए, होन्शु दे दिया जाए, शिकोकू दे दिया जाए और क्यूशु दे दिया जाए, और कहे कि वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या इनको करो? अरेंज करो। तो सबसे उत्तर में क्या आएगा? होकाइडो आएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। होकाइडो हो गया। फिर सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा होन्शु।
ठीक है, होन्शु हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, शिकोकू आ जाएगा, शिकोकू। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, क्यूशू आएगा। ठीक है, तो ये क्रम नोट कर लीजिए, कोई कोड बना करके याद कर लीजिए, कुछ भी करके याद जो कर लीजिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है वो उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको अरेंज करें, या फिर बोल सकता है दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज करें। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनके आकार के अनुसार जो है इनको अरेंज करो, यानी कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक है, इस आकार से घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। तो आप ये दो क्वेश्चन इसमें से जरूर नोट कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे देखने को एग्जाम में, और ये आया हुआ क्वेश्चन ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैप में, हाँ ये भी देख लीजिए कि इसकी राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोक्यो दिख रहा है, और यहाँ पे योकोहामा दिख रहा है, योकोहामा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका क्वांतो मैदान। समझ गए, क्वांतो मैदान कहाँ पे है, तो होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट आपका है ये, तो ये क्या है, क्वांतो के मैदान में ये फैले हुए हैं, यानी यहाँ पे बसे हुए हैं ये। चलिए अब देखिए आगे उसने क्या बोला है, जापान जो है वो क्या है, ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश है। ठीक है, यहाँ बहुत से ज्वालामुखी पर्वत हैं, इन सभी में जितने भी ज्वालामुखी पर्वत हैं उसमें सबसे ज़्यादा फूजी पर्वत जो है क्या है वो प्रसिद्ध है। जापानी लोग इसे क्या बोलते हैं, फूजीयामा के नाम से भी जो है पुकारते हैं। यह जो है जापान के जो है प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो सन 1707 ईस्वी से यह निष्क्रिय बना हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अब देख लेते हैं, जापान में जो है भूकंप आना एक सामान्य सी बात है, यानी अक्सर यहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं। यहाँ प्रतिदिन की अगर बात करते हैं तो औसतन 2 या 3 भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं। कुछ भूकंपों से क्या है, जन धन की अत्यधिक क्षति होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो 1923 में एक यहाँ पे भूकंप आया था, बहुत भयानक आया था, भयंकर आया था, जिसके कारण क्या आग लग जाने से टोक्यो योकोहामा क्षेत्र में हजारों व्यक्तियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और लाखों क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जिससे जनधन की क्या होती है, हानि होती रहती है। फिर जापान की जो तट रेखा है वो क्या है, बहुत ही कटी फटी है। ठीक है, दंतुरित है कहने का मतलब, इसीलिए बहुत से जो है प्राकृतिक पत्तन है, यानी पत्तन का मतलब पोर्ट, जो जहाज रानी और मत्स्य उद्योग के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, जापान की जलवायु यद्यपि कैसी है, मृदुल, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, किंतु दक्षिणी भाग की अपेक्षा जो है उत्तरी भाग जो है अधिक शीतल है। जाहिर सी बात, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे ठंडा होता जाएगा। शीतकाल में जो है साइबेरिया से आने वाली जो शीतल पवनों के कारण जापान के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और हिमपात होता है, यानी बर्फबारी भी होती है यहाँ पर है। तो ठंड के समय में यानी जब शीतकाल होता है तो जो उत्तर से जो आने वाली जो हैं हवाएं होती हैं साइबेरिया, वो क्या करती हैं, इसके जो है उत्तरी और पश्चिमी भागों में क्या करती हैं, बर्फबारी करती हैं। अतः उत्तरी भाग में शीत ऋतु अत्यधिक शीतल होती है। ठंडी समुद्री धारा यहाँ की जलवायु को और अधिक ठंडा कर देती हैं, यानी कि यहाँ पे जो जलधाराएं बहती हैं वो कौन सी बहती हैं, ठंडी बहती हैं। तो जाहिर सी बात है ठंडक को और बढ़ा देंगी ये, क्योंकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो मौसम को ठंडा करती हैं, और जो गर्म होती हैं वो क्या करती हैं, मौसम को गर्म करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर ग्रीष्म ऋतु में जापान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में मानसून से वर्षा होती है। तो गर्मी का जब समय आता है तो जापान का जो दक्षिणी हिस्सा है और पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ पे कौन सी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है। इन भागों की जलवायु कैसी होती है, उष्णाद्र, यानी कि गर्म और आर्द्र। फिर कुरोशियो, यानी क्यूरोसियो भी बोलते हैं इसको हैं, तो क्यूरोसियो गर्म धारा इस क्षेत्र की जलवायु को और भी अधिक उष्ण बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इसके दक्षिणी भाग में दक्षिणी और पूर्वी भाग में कौन सी धारा बहती है, तो क्यूरोसियो गर्म धारा बहती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। जापान के दक्षिणी भाग में जो है उष्णकटिबंधीय भयंकर तूफान आते हैं। ठीक है, इन्हें टाइफून कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि टाइफून कहाँ आते हैं, तो कहाँ पे टाइफून आते हैं, जापान के जो उष्णकटिबंधीय जो तूफान होते हैं उनको बोलते हैं टाइफून।
इनसे प्रायः जन धन की बहुत अधिक हानि होती है, क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, जिससे क्या होती है पेड़ वगैरह मकान वगैरह सब उखड़ जाते हैं, और तीव्र बारिश होती है जिससे बाढ़ वगैरह भी आती है। तो जनधन की क्या होती है, बहुत ही अधिक हानि होती है। फिर पूर्वी तट के निकट जो है ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के कारण वहाँ घना कोहरा। तो जो पूर्वी तट है इसका, जापान का जो पूर्वी तट है, वहाँ पे क्या है, एक इधर से ऐसे आ रही ठंडी जलधारा आ रही है और दूसरी इधर से गर्म जलधारा आ रही है, आपस में मिल जाती है यहाँ पर। तो जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ पे क्या बनता है, कोहरा बनता है। और जो कि लेकिन मछली के लिए जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, मछली उत्पादन के लिए जो है यह क्षेत्र बहुत ही अच्छा होता है। तो वही लिखा हुआ, साथ ही मछलियों के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ विश्व के बड़े बड़े मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे मछलियां पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास, यानी जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है उसको देखेंगे हम। तो निर्माण उद्योग, कृषि, वन और मत्स्य कर्म, यानी कि जो मत्स्य पालन होता है, ये चार जापान की क्या है, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना, एग्रीकल्चर हो गया, जो वन फॉरेस्ट हो गया, और साथ में मछली पालन। ये चार जो है मुख्य क्रियाएं हैं यहाँ के लोगों की। उद्योग की अगर बात कर लेते हैं तो खनिज संपदा की दृष्टि से जापान एक बहुत ही निर्धन यानी गरीब देश है यानी कि यहाँ पे खनिज नहीं पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा तांबा है, कोयला है और खनिज तेल मिलता है, किंतु जल विद्युत के साधन अधिक हैं, यानी कि लेकिन जल विद्युत अधिक है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो जल विद्युत के साधन अधिक हैं। फिर भी देश के उद्योगों की जो वृहत मांग को पूर्ण करने के लिए जल शक्ति भी क्या है, अपर्याप्त है, यानी कि लेकिन उद्योग जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, जिसके लिए जो है ज़्यादा लाइट चाहिए, पावर चाहिए हमको। अतः देश जो है ताप विद्युत पर अत्यधिक निर्भर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब खनिज पदार्थ तो यहाँ पे कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो खनिज पदार्थों एवं कच्चे माल की कमी होने पर भी जापान क्या है, एक बहुत बड़ा औद्योगिक देश है। जापानी लोगों का जीवन एवं समृद्धि वहाँ के कारखानों में निर्मित वस्तुओं और उनके निर्यात पर निर्भर है, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाद में इसको क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं अन्य देशों को। लोहा हो गया और इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात, पोत निर्माण यानी कि जहाज़ों को बनाना, वस्त्र उद्योग हो गया, रासायनिक पदार्थ है, बिजली के उपकरण हैं और कागज़ बनाना यहाँ के क्या हैं, प्रमुख उद्योग हैं। जापानी टेलीविज़न और रेडियो, ट्रांजिस्टर, कैमरा, प्रकाशीय यंत्र यानी कि जो बल्ब वगैरह होते हैं, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और वस्त्र उद्योग के लिए जो है कृत्रिम रेशों के सारे विश्व में क्या है, मांग है। और वर्तमान समय में देख रहे होंगे मोबाइल वगैरह की काफ़ी कंपनियां जो है वो जापान की हैं। चलिए आगे देखते हैं। जापान की समृद्धि का कारण क्या है, इसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड करता है उसकी वजह से ये क्या है, अमीर है, समृद्ध है। जहाँ यह देश अपने उद्योगों से निर्मित वस्तुओं को क्या करता है, निर्यात करता है। वहाँ इसे खाद्य पदार्थों, खनिज और धातुओं तथा कच्चे माल जैसे कच्चा खनिज तेल, कच्चा लोहा हो गया और कपास का आयात भी करना पड़ता है। तो जिन चीज़ों की कमी है उसको क्या करेगा, आयात करेगा, बाकी चीज़ों का क्या करेगा, वो निर्यात करता है बना करके, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कृषि की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कृषि का क्या हाल है यहाँ पर। तो जापान की अधिक भूमि जो है वो कैसी है, पर्वतीय है एवं ऊबड़ खाबड़ होने के कारण देश की कुल भूमि के 6वें भाग पर खेती होती है, यानी 1/6 हिस्से पे जो है खेती की जाती है। जापान की जो लगभग 1/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव क्या है, बहुत ही अधिक है क्योंकि जगह कम है ना। अतः कृषि योग्य भूमि के चप्पे चप्पे पर यानी कि हर हिस्से पर फसलें क्या की जाती हैं, पैदा की जाती हैं। पर्वतीय ढालों पर जो है सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख भी लिया था कि सीढ़ीदार खेत क्या होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। जापानी कृषकों के फार्म जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह के जो किसान होते हैं उनके जो फार्म हाउस होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जापान में जगह की कमी है इसलिए जो यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, किंतु उनमें सघन कृषि की जाती है, यानी यहाँ पे इंटेंस क्रॉपिंग की जाती है। सिंचाई है, उर्वरकों, उन्नत बीजों यानी कि अच्छी क्वालिटी के बीज और कठिन
परिश्रम के फलस्वरूप जापान में प्रति एकड़ पैदावार जो है बहुत अधिक है, यानी उत्पादकता क्या है इसकी अधिक है। कृषि का जो अधिकांश कार्य है वो हाथ से किया जाता है। यहाँ के कृषक हैं अपने छोटे खेतों के लिए विशेष प्रकार के बनाए गए उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्नोलॉजी कैसी है जो उनके छोटे खेतों में काम आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है अलग टाइप के जो है उपकरण बनाए गए हैं। यद्यपि जापान में कई प्रकार की जो है फसलें पैदा की जाती हैं, किंतु चावल जो क्या है यहाँ की मुख्य फसल। जाहिर सी बात है, पर्वतीय क्षेत्र है और गर्म इलाका भी है थोड़ा सा, तो अब बारिश ज़्यादा होती है उन जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। इसकी पैदावार कुल कृषि भूमि के आधे भाग पर होती है। तो जहाँ जहाँ मैदान पाए जाएंगे, नदी घाटी पाई जाएंगी, वहाँ पे ही मुख्य रूप से इसकी खेती होती है। गेहूँ है, जौ है, जई है, आलू है, सोयाबीन है, साग सब्जियाँ हैं, यहाँ की क्या है अन्य कुछ प्रमुख फसलें हैं। इस शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में जापान का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे जो है ये डेटा चेंज होता रहता है, तो आप देख लीजिए एग्जाम से पहले जो है कौन सा जो है नंबर 1 पे है, ठीक है, वो चेंज होता रहता है क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है। जापानी लोगों को जो है चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक क्या है विशेष उत्सव मनाते हैं जिसका नाम क्या है चा नू यू कहते हैं, ठीक है। तो ये चाय के लिए बहुत ही शौकीन होते हैं और उसके लिए एक फेस्टिवल भी इनके यहाँ होता है चाय के लिए, उसका नाम क्या है चा नू यू कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वन संपदा की बात कर लेते हैं। तो जापान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग पर क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं। इन वनों से जो है इमारती लकड़ी है, ईंधन है, कागज की लुगदी बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, किंतु फिर भी जापान को जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, यानी कि जितना इसको चाहिए उतना नहीं हो पाता है, इसलिए वो क्या करता है आयात करता है अन्य देशों से। अब हम देख लेते हैं मत्स्य उद्योग को देख लेते हैं क्योंकि चौथा ये प्रमुख उद्योग है इनका। तो मछली पालन में क्या है जापान के चारों ओर क्या है विशेष रूप से पूर्व की ओर, तो जापान क्या है एक द्वीप है, तो चारों ओर क्या होगा पानी होगा, और लेकिन पूरब की ओर विशेष रूप से मुख्य रूप से जो है फैले समुद्र में असंख्य मछलियां पाई जाती हैं, क्योंकि पूरब साइड में क्या होती है ठंडी जलधारा आ रही है, इधर से गर्म जलधारा आ रही है, ये द्वीप है। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या होगा यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। जापानी लोग जो है विश्व में जो है सर्वोत्तम मछुए माने जाते हैं, यानी कि मछुआरे माने जाते हैं। मछली पकड़ने वाले जहाज़ों के आकार, मछलियों की वार्षिक पकड़ की मात्रा और मत्स्य उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से जो है मत्स्य उद्योग में विश्व में जापान का क्या है प्रथम स्थान है। यहाँ के भोजन में जो है चावल के बाद जो है मछली का ही स्थान है, यानी कि ये लोग मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं चावल के बाद। यह जापानी लोगों के भोजन में प्रोटीन का क्या है मुख्य स्रोत है। आपको पता है कि जो मछली होती है उसमें प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या, ये जो पुरानी एनसीईआरटी तो जनसंख्या कैसी है पुरानी दे रखी है, ठीक है। फिर भी एक मोटा मोटा अंदाजा आपको मालूम पड़ जाएगा। जापान जो है विश्व के सर्वाधिक सघन बसे देशों में से एक है, तो ये बात सही है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग कितनी है 12 करोड़ से अधिक है। जनसंख्या का जो औसत घनत्व वो 3 से 26 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ का धर्म की अगर बात कर लेते हैं कि किस धर्म को फॉलो करते हैं, ये तो मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ये अपने पूर्वजों का जो है बहुत आदर करते हैं, बहुत यानी कि रेस्पेक्ट करते हैं, तथा पुष्पों एवं प्राकृतिक सौंदर्य के क्या है प्रेमी है ये। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, हमने आपको दिखाई दिया पहले ही। यह एक विशाल औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र भी है। ओसाका जो है वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर कोबे, नागासाकी और योकोहामा जो है यहाँ के क्या है अन्य प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है अच्छा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं कुछ यहाँ पर क्या दे रखी है, नीचे परिभाषाएं दे रखी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं लास्ट में। तो पहला बोला द्वीप समूह क्या है, तो धनुषाकार रूप में फैले हुए द्वीपों को समूह बोलाता है द्वीप समूह, ठीक है। फिर सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, वह ज्वालामुखी जो दीर्घ काल से क्या है निष्क्रिय रहा हो,
टाइफून क्या होते हैं? टाइफून उष्णकटिबंध में स्थित चीन सागर से उठने वाले भयंकर तूफान जिनसे क्या होते हैं? वर्षा होती है। तो जो साउथ चाइना सी है ना आपका, चीन सागर है, वहाँ पर जो भयंकर तूफान बनते हैं उष्णकटिबंधीय, उनको बोलते हैं टाइफून। और मत्स्य उद्योग क्या होता है? बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का धंधा जो क्या कहलाता है? मछली पकड़ने का स्थान। ठीक है, तो मत्स्य उद्योग ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक मार देना एक बार, और बताइएगा कि कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है, अगले टॉपिक पे।